नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक्शन मोड पर हैं। एक तरफ वो जहां मंत्रियों के विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं सरकार के आदेशों को मानने में हीला हवाली करना 2 महिला आईएएस अधिकारियों पर भारी पड़ा है। शासन ने इन दोनों महिला अधिकारियों के पदभार में बदलाव कर दिया। अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार से औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग, राजकीय मुद्रालय रुड़की और मुख्य कार्यकारी निदेशक खादी ग्रामोद्योग विभाग के दायित्व वापस लिए गए हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग की जिलाधिकारी वंदना सिंह को शासन में अपर मुख्य सचिव कार्मिक के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं इससे साफ जाहिर होता है कि सीएम रावत किसी भी सूरत में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने वाले। और ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र राणा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक्शन मोड लिया है और 2 आईएएस अफसरों से उनके जो कार्यभार थे, जिस प्रकार से लगातार जो है जो अधिकारी हैं लगातार हीला हवाली जो है वो देखने को मिल रहा है। कई बार के जो मंत्री उनके कामों में जो इस स्तर के जो काम हैं उनमें भी कई सारी हीला हवाली देखने को मिली, जिसके बाद से अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक्शन मोड में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कल भी इसी तरीके से हीला हवाली अधिकारियों के जो महिला अधिकारी हैं उनके द्वारा देखने को मिले, जिस बात से कल सचिवालय में खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के तहत जो है मीटिंग बैठक रखी गई थी। उसमें सभी जिलाधिकारियों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन रुद्रप्रयाग की जो डीएम है वंदना सिंह वो जो है बैठक में नहीं देरी से पहुंच पाए, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस हीला वाले ले लतीफे से जो है उनको जो दायित्व डीएम का जो दायित्व रुद्रप्रयाग में दिया गया था वो दायित्व को हटाकर जो है अपर मुख्य जो सचिव है उसका दायित्व जो है उसमें शासन में उसको संबद्ध कर दिया गया है। साथ ही जो अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार है उनकी सारे विभाग जो अहम विभाग थे वो हटा दिए गए, क्योंकि औद्योगिक विभाग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या राजकीय मुद्रालय या रुड़की या कार्यकारी निदेशक, आज कई सारे विभाग जो है मनीषा पंवार के पास है, वो लंबे समय से उनके पास रहे हैं। उन सभी विभागों को जो है वो उनसे हटा दिए गए। उसमें भी यही माना जा रहा है कि जो पीछे की जो वजह है उसमें यह कहा गया है कि जो उच्च स्तर के जो आदेश हैं उनमें हिला हवाली देखने को मिली है, जिसके चलते जो है सीएम ने ये एक्शन लिया है और 2 आईएएस जो अधिकारी हैं उनको उनके विभाग जो है उनसे छीने गए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र ये जानकारी देने के लिए। वहीं पिछले 16 सालों से जानकी सेतु पर आवागमन को लेकर लोगों का सपना अब पूरा होने वाला है। 10 नवंबर को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जानकी सेतु का उद्घाटन करेंगे, जिसके चलते राम झूला, लक्ष्मण झूला आने वाले यात्रियों के लिए जानकी सेतु को खोल दिया जाएगा। जब भी कहीं सेतु बनता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सेतु जोड़ता है। सेतु केवल उस पार से इस पार को नहीं जोड़ेगा, बल्कि आने वाले पूरे विश्व को जोड़ेगा। यहाँ पर लक्ष्मण झूला था, फिर राम झूला बना, और फिर हमारी बड़ी इच्छा थी कि एक झूला और बने। और मैंने जब निशंक जी थे उनसे कहा भी था कि आदरणीय निशंक जी, अगर इसका नाम जानकी झूला रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, उन्होंने मुझे लिखकर भेजा कि हाँ, इसका नाम जानकी झूला रखा जाएगा। निश्चित ही ये बहुत बड़ा काम हुआ है और जैसे उद्घाटन होगा इसका, रामझूला क्षेत्र में जो पर्यटन नहीं आ रहा है तो उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्किंग है और क्षेत्र में पर्यटन की आमद बहुत बढ़ जाएगी। और जो लोकल आदमी है उसके लिए ऋषिकेश का रास्ता और कम हो जाएगा। और सीजन में सावन में वन वे व्यवस्था लागू करनी पड़ती थी, कभी पुल बंद करना पड़ता था, वो सब व्यवस्थाओं से आराम हो जाएगा, क्योंकि जानकी पुल इतना बड़ा पुल है कि हम सावन की पूरी यात्रा भी वहाँ से डाइवर्ट कर सकते हैं। हर पहलू से जानकी पुल हमारे क्षेत्र के लिए एक लाइफलाइन साबित होगा। सहायक अभियंता हूँ लोक निर्माण विभाग नगर में, और अभी संभावित तिथि जो अभी 8 से 10 के बीच में है, अभी क्लियर कुछ नहीं है। जैसा ही कुछ आएगा तो आप लोगों को इस बारे में जानकारी हो जाएगी। अभी 8 से 10 के बीच में है संभावित। 2 व्हीलर 2 लेन तो 2 व्हीलर की एक आने की एक जाने की है, और बीच में पैदल निकल जाते हैं। आपको ध्यान होगा 2004 में जब यहाँ पर पुल स्वीकृत कराया था मेरे द्वारा, तो उस समय उसकी कास्ट 4.5 करोड़ की थी। हरीश रावत जी की सरकार के
जो बदले की भावना से इसको रोकने के कारण इसकी कीमत भी बढ़ करके 35 करोड़ से 51 करोड़ पहुंच गई। तो उसके बाद रिवाइज एस्टीमेट स्वीकृत करने के बाद इसका निर्माण फिर प्रारंभ, जो छूटा हुआ काम था पूरा शुरू हुआ। और जो हमारा टारगेट था कि हर कीमत पर इसको कुंभ से पहले तैयार होना है, मुझे खुशी है कि हमने उसको अचीव किया है। तो हमारे संवाददाता नीरज गोयल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज, पिछले 16 सालों से जो सपना था जानकी सेतु पर आवागमन को लेकर लोगों का, वो अब जल्द ही पूरा होने वाला है। इससे जो पर्यटन के क्षेत्र में कितना फायदा इससे मिलने वाला है? जी, मैं बता दूं, ये राज्य सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई थी जो यहाँ पे लक्ष्मण झूला पुल का सर्वे करने के बाद उन्होंने बताया था कि लक्ष्मण झूला पुल जो है अब यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए सरकार के आदेश पर लक्ष्मण झूला को जो है पहले ही बंद कर दिया गया था। उसको सारा भार जब राम झूला पुल पर आ गया था और राम झूला पुल पर भी एक जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था जिसके 2 पहिया वाहनों में और ठेली आदि पर रोक लगा दी गई थी और जो टिहरी क्षेत्र है उससे पौड़ी को जोड़ा जाता है। लगभग 50,000 लोगों की आबादी यहाँ रहती है जिससे दिक्कत परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जो है सन 2004 में जो है जानकी पुल का निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की गई थी और उसका निर्माण शुरू कर दिया गया था। लेकिन जब 80% कार्य हो गया और जो निर्माणाधीन कंपनी की जब वो भुगतान के लिए उन्होंने सरकार के पास बिल बना के भेजे तो बजट की कमी होने के कारण उनके बिल का पेमेंट नहीं हो पाता, जिससे काम बीच में ही रोक दिया गया था। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई तो ये जानकी पुल का निर्माण दोबारा शुरू कर दिया गया था और अब जो है जानकी पुल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है और लोगों में काफी उत्साह और खुशी का माहौल बना है कि 10 तारीख को इसका जो है उद्घाटन होने वाला और ये आम आदमियों के लिए खोल दिया जाएगा। जानकी पुल खोलने के बाद जो है यहाँ पर जो है पार्किंग की समस्या भी दूर हो जाएगी क्योंकि जो मुनिगिरी क्षेत्र है वहाँ बड़ी पार्किंग बनी हुई है। जो बाहर से वाहन आएंगे उनको वहाँ पर जो है पार्किंग करने के बाद लोग जो है मंदिरों को दर्शन कर सकते हैं और जो 4 किलोमीटर पहले पैदल चलना पड़ता है लेकिन अब जो है मुनिगिरी पार्किंग में गाड़ी करने के बाद सिर्फ आधा किलोमीटर चलने के बाद सारे मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे। इसी को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है और ऐसा भी पता चला है सूत्रों से कि 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और यमकेश्वर विधायक रितु पंडोरी से तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और इस पुल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद आम जनता के लिए पुल को खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। वहीं कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण लाखों प्रवासी वापस अपने अपने गांव को लौटे जिसमें उन्होंने कृषि का अपना व्यवसाय चुना और आजीविका का साधन बनाया। वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि लॉकडाउन काल में राज्य सरकार ने किसानों की हर तरह की मदद की। पिछले 3 साल में 1446 फार्मर मशीन बैंक खोले गए, वहीं 244 कस्टम हायर सेंटर खोले गए हैं जिसके कारण किसानों की उत्पादकता में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। काफी प्रवासी इस समय खेती से जुड़े हैं और यही कारण है कि आपने देखा जब हमारी सरकार बनी तो एक भी फार्मर्स मशीन बैंक इस राज्य में कहीं पर स्थापित नहीं था और मेरा स्वयं का एक संकल्प था कि हम 670 न्याय पंचायतों तक इस फार्मर्स मशीन बैंक को पहुंचाएं। लेकिन मुझे खुशी है कि 3 वर्षों में ही हमने 1444 फार्मर्स मशीन बैंक और 244 से ज़्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर भी हमने अपने राज्य में खोल दिए हैं जिससे कि किसानों को बेहतर टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स मिलने से उनकी उत्पादकता बढ़ रही है। यही कारण है कि उत्पादकता बढ़ी भी कि तो इस तरह एक तो हमारा यह है कि हम उसको मैकेनाइजेशन के माध्यम से जो आज की आवश्यकता है कम मैन पावर में ज़्यादा उसको फ़ायदा हो, इसके लिए हमने उन लोगों लगातार मशीन्स को पावर बीडर्स पावर ट्रेडर्स पहाड़ में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और 80% सब्सिडी दे करके। और ये इस समय जो नए प्रवासी हमारे आए प्रवासियों को भी हम लोगों ने पावर बीडर्स पावर ट्रेडर्स देने के साथ साथ उनको और टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट हो सकता था वो उसको देने का काम किया। वहीं राज्य सरकार सभी विभागों के निदेशालयों को पेपरलेस करने जा रही है जिसमें सचिवालय के कई विभाग में ई पेपर शुरुआत हो चुकी है। वहीं प्रौद्योगिक सलाहकार की माने तो सचिवालय के करीब 37 विभागों को ई ऑफिस की शुरुआत की जा चुकी है और वन विभाग और शहरी विकास विभाग को भी ई ऑफिस में शामिल किया जा चुका है। आपको बता दें कि सरकार प्रदेश के सभी निदेशालयों को ई ऑफिस से जोड़ रही है ताकि कोई भी रिकॉर्ड खोजने में आसानी हो सके। सचिवालय और प्रदेश के सभी निदेशालयों जिला मुख्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था को करने के लिए वो फाइलों को ट्रैकिंग जल्दी हो सके उसको करने के लिए ई ऑफिस की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है। सचिवालय में करीब 37 ऑफिसेस जो है ई ऑफिस में आ चुके हैं। अब रिसेंटली आपने देखा शहरी विकास और कुछ दिन पहले हमारा वन विभाग मुख्यालय वो भी ई ऑफिस में आ चुका है और प्रदेश के
समस्त निदेशालयों को ई ऑफिस पे लाना है। बाकी देहरादून जिला, उधम सिंह नगर जिला और बागेश्वर जिला ये भी ई ऑफिस में वर्तमान में आ चुके हैं और भाई पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय भी ई ऑफिस में आएंगे। वहीं प्रदेश में भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर कुछ अंकुश लगा हो, लेकिन अभी तक मौत का आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। प्रदेश सबसे ज्यादा मौतें देहरादून जनपद में हुई है। वहीं जिले में अभी तक 1,61,750 लोगों का सैंपल लिया गया है, जिसमें से 17,657 लोग संक्रमित पाए गए हैं। दून के बाद नैनीताल जिले में 147 और हरिद्वार में 124 मरीजों की अभी तक मौत हो चुकी है। हालांकि यहां रिकवरी रेट 92% के करीब पहुंच गया है। बीते दिनों 480 नए मरीज संक्रमित हुए और 602 मरीज ठीक हुए हैं। देवाल विकासखंड के सबसे निकट लेकिन सड़क से दूर एक ऐसा गांव भी है जहां आजादी के 73 साल बाद सड़क पहुंची है। सड़क मार्ग से जुड़ने पर ग्रामीणों के चेहरों पर उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है और इस गांव के ग्रामीणों ने लंबे समय तक सड़क मार्ग से जुड़ने के लिए संघर्ष किया है। जनप्रतिनिधियों तक अपनी मांग को मुखर करने के लिए ग्रामीणों ने ऐसी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन सड़क मार्ग से जुड़ने का सपना महज सपना ही बनकर रह गया और ग्रामीणों ने थराली विधानसभा उपचुनाव में चुनाव का बहिष्कार किया और उस चुनाव बहिष्कार के बाद आज सड़क की सौगात मिली। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक नए जोन गर्जिया का शुभारंभ 15 नवंबर से होने जा रहा है। आपको बता दें कि गर्जिया जोन के लिए 2 नवंबर से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई थी। 5 दिन में अब तक 28 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से 129 पर्यटकों ने जोन के लिए आवेदन किया है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की उपनिदेशक कल्याणी ने बताया है कि गर्जिया जोन एक नया जोन है। ये जोन 15 नवंबर से खुलने जा रहा है और इस जोन में 15 नवंबर से 22 नवंबर तक के लिए 28 रजिस्ट्रेशन बुक हो चुके हैं। 129 पर्यटक इस नए गर्जिया जोन के भ्रमण पर सफारी का आनंद लेंगे। जैसे पहले आप देखो, लोग माल न्यूट्रिशन से, इन्फेक्शस डिजीजेज से ज़्यादा प्रभावित होते थे। जब हमारे रहन सहन का तरीका बदला तो अब हमको दूसरे तरह की बीमारियां होने लगी। हम ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल डिजीजेस होने लगी। तो हृदय रोग की बीमारी भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो ज़्यादातर अपने जीवन शैली में बदलाव की वजह से हो रहा है, खान पान में बदलाव की वजह से हो रहा है। शुगर के मरीज बहुत ज़्यादा हो गए, ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत ज़्यादा हो गए, स्मोकिंग करने लग गए लोग, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे देश में अभी हार्ट की बीमारियों के मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ऋषिकेश में कई दुकानों पर मिठाई की जगह मीठा जहर बेचा जा रहा है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब प्रशासन की टीम ने शहर में मिठाइयों की दुकान पर अचानक छापेमारी की और इस दौरान कोयल घाटी के समीप ओम डेयरी की दुकान पर महीनों से सड़ रही मिठाइयों की खेप बरामद हो गई है, जिसे त्योहारी सीजन के मद्देनजर खपाने की तैयारी चल रही थी। प्रशासन ने सड़ी हुई मिठाइयों को कब्जे में लेकर डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं कुछ दुकानों से प्रशासन ने मिठाइयों के सैंपल भी लिए हैं। मद्देनजर आज जो है एसडीएम साहब के साथ दुकानों का इंस्पेक्शन किया गया, निरीक्षण किया गया। हमारे एफएसएसए एक्ट में एक गाइडलाइन है कि अब निर्माण तिथि, खुले मिठाई में निर्माण तिथि और उपभोग की तिथि भी अंकित करना है। तो उसको लेके आज दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया गया। जहाँ निर्माण तिथि नहीं पाई गई उनको नोटिस दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर इसमें वो डालेंगे, डेट डालेंगे। और सैनिटरी और हाइजीनिक कंडीशन को भी देखा गया। डेयरी पे जो है औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ कुछ पेटी हमें खराब बदबूदार मिष्ठान मिले हैं, जिनको तत्काल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पौड़ी में छात्र छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। छात्र छात्राओं का पठन पाठन हो रहा है कोरोना संदेह कैदियों के बीच। स्कूली छात्र छात्राओं को सताने लगा है कोरोना का भय। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये हैरत में डालने वाली तस्वीरें पौड़ी जिले के एक स्कूल की है, जहां पर सरकारी स्कूल खुलने के बाद छात्र ये सोचकर लंबे अरसे बाद स्कूल पहुंचते हैं कि कोरोना का साया अब उन पर नहीं मंडराएगा।
लेकिन स्कूल परिसर में दाखिल होकर वो जो देखते हैं वो चौंकाने वाला था। कुछ ही मीटर की दूरी पर फील्ड में छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं और उनके ही बगल में कोरोना के संदेह कैदियों को रखा गया है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि जिस स्कूल में छात्र छात्राओं की पढ़ाई हो रही है, उन कमरों में ये कोरोना के संदेह कैदी क्या कर रहे हैं? जिन शौचालयों को कोरोना के संदेह कैदी इस्तेमाल कर रहे हैं, उन शौचालयों का प्रयोग छात्र छात्राओं द्वारा करना कितना सुरक्षित है? तस्वीरें पौड़ी जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय ओजली की हैं, जहां छात्र छात्राओं की पढ़ाई इन दिनों कोरोना के खौफ में हो रही है। साथ ही इन बच्चों की पढ़ाई खुले आसमान के नीचे हो रही है। ये हैरत में डाल देने वाली तस्वीरें उन्हीं सरकारी स्कूलों में से एक की हैं, जहां शासन प्रशासन कोरोना समेत दूसरी सुविधाएं चाक चौबंद होने का दम भरता है। जेल प्रशासन ने 2 कैदियों को स्कूल में रखा हुआ है। इन कैदियों को कोरोना संदेह पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय ओजली में रखा गया है। अब जब सरकारी स्कूल खुल चुके हैं तो इन कैदियों को यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए था, लेकिन इन्हें शिफ्ट करने की जहमत अब तक न तो जिला प्रशासन ने उठाई है और इसकी वजह से छात्र छात्राओं और शिक्षकों को कोरोना संक्रमण फैलने का डर सता रहा है। साथ ही छात्र छात्राओं की पढ़ाई कक्षाओं में न होकर फील्ड में हो रही है। वहीं छात्र छात्राएं कोरोना के डर से स्कूल के शौचालयों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ और मेरा नाम प्रियांशु रावत है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ और हमारे स्कूल में कैदियों को रखा गया है, जिससे हमें बाहर में पढ़ाई करनी पड़ती है और हमारा बोर्ड की परीक्षाएं हैं, इसलिए हमें बहुत दिक्कत होती है। में पढ़ते हैं और वहाँ कैदियों को रखा गया है, जिससे कि हमारे बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। हमें डर 24 घंटे डर लगा रहता है। हम चाहते हैं कि वहाँ से जल्द कैदियों को हटाया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान दें। बच्चे तो जैसे डर रहे हैं, उनके गार्जियन बहुत ज़्यादा जो है भयभीत हैं कि वहाँ कोरोना पॉजिटिव कैदी रखे हुए हैं और हमारे जितने कक्ष थे वो सब उनके कब्जे में उन्होंने अधिकृत कर रखे हैं। और 1-2 कक्ष हमारे वहाँ जो हमने उन 4-5 कक्षों का फर्नीचर बराबर बैठने की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल हम बच्चों को जो आ रहे हैं उनको हम जो है फील्ड में खुले में जो है अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। ये 2 सितंबर से जो है इन्होंने अधिकृत कर रखे हैं जेल वालों ने। इस संबंध में मैंने जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय को और अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और उप जिलाधिकारी को भी जो है अवगत करा दिया है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि छात्र छात्राओं को स्कूल भवन से दूर रखा जाए ताकि कोरोना का साया छात्रों पर न मंडराए। वहीं जब तक छात्र स्कूल परिसर में हैं, तब तक छात्रों की देखरेख स्कूल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्कूल के प्रधानाचार्य की माने तो 2 सितंबर से कैदी यहाँ ठहरे हुए हैं, जिन्हें हटाने की जहमत प्रशासन ने अभी तक नहीं उठाई है, जबकि स्कूल प्रशासन ने कई बार कैदियों को हटाने की गुजारिश प्रशासन से कर चुका है। वहीं जेल प्रशासन भी कैदियों को लेने से तब तक मना कर रहा है जब तक इनके लिए गए कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सबसे आखिर स्कूली बच्चे कितने सुरक्षित रह सकेंगे। वहीं जिला प्रशासन के संज्ञान में पूरा मामला आने पर उसके होश फाकता है और अब प्रशासन ने कैदियों को शिफ्ट करने की बात कहकर छात्र सुरक्षा से जुड़े इस पूरे मसले से अपना बचाव करने की कोशिश की है। कॉलेज है, उसमें कोरोना को देखते हुए हमने वहाँ पे कोविड प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है जेलर की रिपोर्ट के आधार पे। तो हमें प्रिंसिपल साहब का लेटर मिल गया, क्योंकि अब स्कूल खुल गई है तो हमने उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था वहीं पर खोज दिया है। तो तत्काल जो भी कैदी वहाँ पर रह रहे हैं उनको तत्काल शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि संक्रमण की स्थिति वहाँ पे इंटर कॉलेज में बच्चों के साथ न रहे। तो इसमें व्यवस्था की जा रही है। इन छात्रों की सुरक्षा का जिम्मेदार आखिर कौन होगा, इन तस्वीरों को देखकर कह पाना काफी मुश्किल है। इस पूरे मामले में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन नौनिहालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन प्रशासन ने किसके भरोसे छोड़ी है, और क्या स्कूल खुलने से पहले इन कोरोना संदिग्ध मरीजों को यहाँ से हटा नहीं देना चाहिए था। पौड़ी से कुलदीप बिष्ट की रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।